नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पी टी 2022 जो हमारा एग्ज़ाम 15-16 अक्टूबर 2022 को होने वाला है, उस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 लेकर आए हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पी टी के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम सिटी देखे होंगे। तो उसी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए हम लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पी टी 2022 का प्रैक्टिस सेट नंबर 20। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की एक कांस्य निर्मित मूर्ति मिली है? दोस्तों, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की एक कांस्य निर्मित मूर्ति मिली है? दोस्तों, हमारे ऑप्शन है आलमगीरपुर, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। दोस्तों, आप लोग अपने जितने भी आपके आंसर सही हों अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नर्तकी की एक कांस्य निर्मित मूर्ति, दोस्तों आप जानते हैं कि नर्तकी की एक कांस्य निर्मित मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। और दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज आप जानते हैं कि राखाल दास बनर्जी ने की थी। और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे इसके साक्ष्य मिले थे दोस्तों। और उसके बाद अगर हम लोथल की बात करें तो दोस्तों, लोथल आप जानते हैं ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाही शहर था। और इसकी खोज दोस्तों रंगनाथ राव ने, और ये दोस्तों भोगवा नदी के किनारे, इसकी खोज लोथल की खोज रंगनाथ राव ने, और ये भोगवा नदी के किनारे। और दोस्तों, अगर हम बात करें कालीबंगा की, दोस्तों अगर हम बात करें कालीबंगा की तो कालीबंगा आप जानते हैं कि इसकी खोज बीबी लाल और बीके थापर ने की। दोस्तों, ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से कालीबंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीबी लाल आप जानते हैं कि हाल ही में इनकी डेथ हुई है। तो बीबी लाल ने कालीबंगा और बीके थापर ने इसकी खोज की थी। और ये घग्घर नदी के किनारे, दोस्तों घग्घर नदी के किनारे ये स्थित स्थल मिला था। और अगर दोस्तों बात करें इसकी तो यहाँ से कालीबंगा से दोहरा जुता हुआ खेत मिला है। और लोथल से दोस्तों चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। और अगर दोनों की बात करें तो युग्म समाधियों के साक्ष्य या दोनों से मिले हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, आप जानते हैं ये आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है। और दोस्तों, ये आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर के साक्ष्य मिले हैं। और इसकी खोज दोस्तों आलमगीरपुर की यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। दोस्तों, हमारे ऑप्शन है वेद, उपनिषद, वेदांग, पुराण। दोस्तों, आप लोग बताइए कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वेद। दोस्तों, वेद जो है वो हमारा सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। और अगर हम वेद की बात करें तो दोस्तों वेदों की संख्या 4 है। आप जानते हैं ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है और सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। और दोस्तों, इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। इन 4 वेदों को दोस्तों संहिता कहा जाता है। और उसके बाद दोस्तों अगर उपनिषद की बात करें तो दोस्तों उपनिषदों की संख्या आप जानते हैं कि 108 है। उपनिषद, कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। वेदांग दोस्तों 6 हैं। वेदांग टोटल हमारे 6 हैं। और अगर पुराणों की बात करें तो दोस्तों 18 पुराण हैं। और पुराणों में दोस्तों आप जानते हैं, आप हमारे चैनल पर हिस्ट्री की क्लास चले उसमें आप लोग पढ़ चुके हैं कि पुराणों की संख्या आप जानते हैं कि 18 है। और 18 पुराणों में दोस्तों सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। हमने आपको बताया है कि सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है दोस्तों। तो आप इन सभी क्वेश्चनों से परिचित होंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ना, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? हमारे ऑप्शन है सारनाथ, श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने दोस्तों सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। और अगर बात करें कि प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया तो सारनाथ में दिया। और दोस्तों सारनाथ में जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बहुत पूछा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो दोस्तों सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया। और दोस्तों कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती थी उस समय। महाजनपदों के उदय में हमने आपको बताया था कि कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और यह उपदेश दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों वैशाली की, दोस्तों अगर हम बात करें वैशाली की तो वैशाली में दोस्तों इन्होंने बौद्ध संघ में
महिलाओं को, मतलब बौद्ध संघ में जो भिक्षुणी महिलाएं होती थीं उनको सम्मिलित होने की बात कही थी वैशाली में। सर्वप्रथम वैशाली में इन्होंने ये बात कही थी कि जैन संघ में भिक्षुणी महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। तो उसके बाद दोस्तों अगर कुशीनारा की बात करें तो आप जानते हैं कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी, और इनकी मृत्यु दोस्तों 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और दोस्तों कुशीनारा में इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, और इसी मृत्यु को इनको दोस्तों महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहा गया है। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और दोस्तों अगर इनके जो गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है, गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। और सर्वाधिक उपदेश दोस्तों इन्होंने श्रावस्ती में दिए। और अगर दोस्तों इनके उपदेशों की भाषा की बात करें तो इन्होंने पाली, इनके उपदेशों की भाषा पाली है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है दोस्तों। और इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों, यानी एशिया का ज्योतिपुंज। दोस्तों सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं। तैयारी को मजबूत करने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और एक एक क्वेश्चन के दोस्तों 4-4 ऑप्शन है, और उसमें भी हम 4-4 और क्वेश्चन बताते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों को, और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है। दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम हमने आपको पढ़ाया था कि कालिदास ने 8 ग्रंथों की रचना की है। उनमें 4 नाटक हैं, 4 ग्रंथ हैं और 4 नाटक। तो दोस्तों इसमें कालिदास का ये अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और मालविकाग्निमित्रम, ये सभी दोस्तों कालिदास के हैं। और अगर तुलसीदास की बात करें दोस्तों तो तुलसीदास की आप जानते हैं जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपन, रामचरितमानस, ये सभी तुलसीदास जी के हैं। और सूरदास दोस्तों सूरसारावली, साहित्य लहरी, सूरसागर, ये सभी इनके हैं। और विशाख दत्त दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछी जाती है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं दोस्तों। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। और अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला देश कौन सा है। तो दोस्तों भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला कौन सा पहला देश है, ये हमारा करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन हमारे हैं भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो दोस्तों आप जानते हैं कि यूपीआई, बहुत ध्यान से पढ़ना दोस्तों, यूपीआई की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर नेपाल हो जाएगा। और अगर यहाँ पर भीम यूपीआई की बात करें तो भूटान आंसर होगा। भीम यूपीआई भूटान, और यूपीआई नेपाल ने सबसे पहले अपनाया है। और दोस्तों अगर नेपाल की बात करें तो काठमांडू दोस्तों नेपाल की राजधानी है। नेपाल की राजधानी दोस्तों काठमांडू, बांग्लादेश की दोस्तों ढाका, और श्रीलंका की दोस्तों जयवर्धनेपुरा कोट्टे, और भूटान की दोस्तों थिम्पू राजधानी है। भूटान की थिम्पू, नेपाल की काठमांडू, बांग्लादेश की ढाका और श्रीलंका की जयवर्धनेपुरा कोट्टे है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है कि बाबर ने किस युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस परीक्षाओं में पूछा गया है कि बाबर ने किस युद्ध के बाद, विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों आप जानते हैं बाबर ने अपने जीवन में 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी जो फेमस थी। उनमें पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। दोस्तों आप जानते हैं कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। आप लोग इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों गाजी की उपाधि बाबर ने खानवा युद्ध के बाद लड़ी थी, खानवा युद्ध के बाद धारण की थी गाजी की उपाधि। और इसी युद्ध में दोस्तों बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा भी खानवा युद्ध के समय बाबर ने दिया था, और खानवा युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। और दोस्तों अगर खानवा के युद्ध की बात करें तो ये दोस्तों 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था दोस्तों। बाबर इसमें विजयी हुआ था। और उसके बाद दोस्तों पानीपत का युद्ध आप जानते हैं 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। और ये युद्ध दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। उसके बाद दोस्तों चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। और ये दोस्तों युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। 1528 ईस्वी में ये युद्ध हुआ दोस्तों, और इसमें बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। ये युद्ध हुआ था दोस्तों 1527 में, और पानीपत का हुआ था 1526 में। और दोस्तों इसी के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, जिहाद का नारा दिया। और अगर घाघरा के युद्ध की बात करें दोस्तों तो 1529 में बाबर और अफगानों के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। तो दोस्तों बाबर मुगल वंश का संस्थापक था, और इसने गाजी की उपाधि खानवा युद्ध के बाद धारण की थी। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। सिखों का धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने की। दोस्तों आप जानते हैं कि सिखों का धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ है, और इसकी रचना किस सिख गुरु ने की है। आप लोग इसका आंसर बताइए। गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव और गुरु नानक देव। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि आदि ग्रंथ की रचना गुरु अंगद देव ने की थी दोस्तों। गुरु अंगद देव नहीं, सॉरी दोस्तों,
आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी। दोस्तों गुरु अर्जुन देव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का विकास किया था। गुरुमुखी लिपि का विकास गुरु अंगद ने किया। गुरु रामदास ने दोस्तों, जो रामदास की पत्नी बीबी भानी थी, इनको अकबर ने जो भूमि दी थी, दान दी थी, उस पर इन्होंने अमृतसर जलाशय का निर्माण कराया था। अमृतसर जलाशय का निर्माण इन्होंने कराया था। और गुरु नानक देव दोस्तों सिख धर्म के दोस्तों संस्थापक, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक देव ने। और अगर इनकी बात करें दोस्तों, तो इन्होंने गुरु का लंगर और संगत पंगत, दोस्तों पंगत मतलब इन्होंने लंगर चलाया और संगत मतलब धर्मशालाएं चलाई। और उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, इनकी करतारपुर साहिब में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये सिखों के पहले गुरु थे। और गुरु अंगद देव दोस्तों दूसरे गुरु थे। और गुरु अर्जुन देव की अगर दोस्तों हम बात करें, तो ये 5वें गुरु थे और चौथे गुरु रामदास थे। चौथे गुरु दोस्तों रामदास थे और ये 5वें गुरु थे। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पर। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? और हमारे एग्जाम यूपी SSC PET के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों आप जानते हैं कि बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। जिस तरीके से बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी तरीके से भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसीलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और अगर दोस्तों स्वामी विवेकानंद की बात करें, तो इन्होंने दोस्तों 1893 के शिकागो अमेरिका के सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था। और तब से इनको तूफानी हिंदू कहा जाने लगा था। 1893 में दोस्तों इन्होंने शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया और तब से इनको तूफानी हिंदू कहा जाने लगा था। उसके बाद दोस्तों अगर दादा भाई नौरोजी की बात करें, तो इन्हें आप जानते हैं कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और उसके बाद दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को आप जानते हैं कि इन्हें वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय असंतोष का जनक कहा था। दोस्तों वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? दोस्तों टाइटन जो है वो किस ग्रह का उपग्रह है? दोस्तों हमारे ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, शनि, अरुण। तो दोस्तों आप जानते हैं कि टाइटन जो है वो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। और शनि दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। और दोस्तों अगर बात करें हम सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो शनि के दोस्तों सब सर्वाधिक उपग्रह हैं 82 और दूसरे नंबर पर बृहस्पति के हैं दोस्तों 79। वर्तमान की बात है दोस्तों, करंट का क्वेश्चन है। 79 बृहस्पति के हैं और शनि के 82 हैं। और शनि जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। और अगर बृहस्पति की बात करें तो दोस्तों सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति है। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा अगर उपग्रह की बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह की बात करें तो ज्ञानीमीड है। दोस्तों ज्ञानीमीड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, ज्ञानीमीड। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। और दोस्तों मंगल के 2 उपग्रह हैं। दोस्तों मंगल के 2 उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। दोस्तों मंगल के 2 उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। और अरुण दोस्तों अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों टाइटेनिया है। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों टाइटेनिया है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों अरुण है। और दोस्तों अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड और मंगल के दोस्तों 2 उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। और दोस्तों सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के हैं 82 और बृहस्पति के 79 हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भूमध्य सागर की कुंजी आप जानते हैं कि जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। और अगर दोस्तों हम जिब्राल्टर जलसंधि की बात करें तो दोस्तों ये भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को अलग करती है। उसके बाद दोस्तों भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जलसंधि को कहा जाता है। और अगर हार्मुज जलसंधि की बात करें तो दोस्तों ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अलग कर जोड़ती है या अलग करती है, आप कुछ भी कह सकते हैं। हार्मुज जलसंधि जो है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। और अगर टारस की जलसंधि की बात करें दोस्तों तो ये अराफुरा सागर और पपुआ की खाड़ी को अराफुरा सागर और पपुआ की खाड़ी को जोड़ती है। और उसके बाद अगर बेरिंग जलसंधि की बात करें तो दोस्तों आर्कटिक सागर एवं बेरिंग सागर को जोड़ती है। दोस्तों आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। और दोस्तों ये बेरिंग सागर और जिब्राल्टर ये महाद्वीपीय जलसंधियां हैं। दोस्तों ये महाद्वीपों को जोड़ती हैं, इसलिए इन्हें महाद्वीपीय जलसंधियां कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप जानते हैं कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है
कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है? दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है? हमारे ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों वो पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो दोस्तों हेराल्ड डोमर मॉडल, दोस्तों हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। हेराल्ड डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है? दोस्तों आप जानते हैं कि शक्तियों का विभाजन अनुसूची 7 में है और उसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। तो उसमें से दोस्तों शिक्षा जो है वो किस सूची का विषय है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। दोस्तों वर्तमान में शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या उस राज्य की विधानसभा। तो दोस्तों राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार केवल संसद के पास है। हमारा राइट आंसर 3 हो जाएगा। और दोस्तों आप जानते हैं कि अनुच्छेद 169 में लिखा है दोस्तों कि संसद किसी राज्य विधान परिषद को समाप्त कर सकती है, उसका सृजन भी कर सकती है, ये अधिकार संसद के पास है। तो दोस्तों अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद किसी भी राज्य की विधान परिषद को मतलब समाप्त कर सकती है और उसका सृजन भी कर सकती है। तो उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? दोस्तों आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल का प्रावधान है। तो हमारे ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। आप जानते हैं दोस्तों कि 3 प्रकार के आपातकाल जो हैं, पहला 352 में दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 356 जो है, 356 में दोस्तों राष्ट्रपति शासन है, 356 में दोस्तों राष्ट्रपति शासन है। और उसके बाद 360 में दोस्तों वित्तीय आपातकाल। तो दोस्तों 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में वित्तीय आपातकाल है। और दोस्तों अगर बात करें आपातकाल की तो ये किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी से आपातकाल लिया गया है, जर्मनी देश से। उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? दोस्तों ये जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 19। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत और अनुच्छेद 19 दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 में। उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन B12 आप जानते हैं कि विटामिन B12 हमारे ऑप्शन है बायोटीन, साइनोकोबालामिन, थायमीन, राइबोफ्लेविन। दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। और अगर बात करें बायोटीन की तो दोस्तों विटामिन B7 जो है वो बायोटीन कहलाता है। और अगर थायमीन की बात करें दोस्तों तो B1 थायमीन कहलाता है। और अगर राइबोफ्लेविन की बात करें तो B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। दोस्तों विटामिन की खोज फंग ने की थी और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल सभी विटामिनों के बारे में जानकारी करके जाना। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा साइनोकोबालामिन। और दोस्तों विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। बहुत पूछा जाता है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिरका का पीएच मान होता है। दोस्तों सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2.4 सिरका का पीएच मान होता है। और अगर बात करें 7.4 तो ये रक्त का है दोस्तों, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और अगर 2.2 की बात करें दोस्तों तो ये नींबू के रस का 2.2 होता है। और 2.8 दोस्तों शराब का होता है, शराब का दोस्तों 2.8 होता है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें कि पीएच स्केल की तो पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की खोज की। और दोस्तों पीएच स्केल पर नंबरों की संख्या 0 से 14 होती है और जिसमें 7 उदासीन होता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19 ज्योति तीव्रता का मात्रक है। दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक आप जानते हैं कि कैंडेला है। दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। और अगर केल्विन की बात करें तो ये ताप का मात्रक है दोस्तों, ताप का मात्रक केल्विन है। और एम्पियर दोस्तों विद्युत धारा का है। और शक्ति का मात्रक वाट है। और दोस्तों शक्ति का मात्रक वाट है और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। दोस्तों राइट आंसर हमारा कैंडेला हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 21 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को दोस्तों
विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और 22 मई दोस्तों जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।